तो वो कौन कौन से बागी हैं जो अपनी ही पार्टी के अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में हैं, अपने भविष्य को देखते हुए और ये कहते हुए कि पार्टी ने गलत फैसला लिया है इसलिए हम पार्टी के खिलाफ मैदान में हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जी। शुरुआत करते हैं और पहली सीट झोटवाड़ा, क्योंकि झोटवाड़ा में बीजेपी ने सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को मैदान में उतार दिया है, कांग्रेस ने अभिषेक चौधरी को मैदान में उतारा है। अब बागी समझिए, बीजेपी से राजपाल सिंह शेखावत बागी हो गए हैं, मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और कहते हैं कि पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रहा था इसलिए मेरा हक बनता था। दूसरी तरफ बीजेपी से बागी हैं आशुतोष सिंह सुरपुरा, वो भी मैदान में उतर गए हैं। योगी जी, शुरुआत आपके साथ, आपको लग रहा है कि कल इन दो चेहरों में से कोई एक चेहरा बैठ सकता है या मैदान में रहेंगे, और मैदान में रहेंगे तो समीकरण क्या रहेंगे? देखिए, कांग्रेस में अगर सबसे देर से कोई टिकट तय हुआ तो वो झोटवाड़ा का हुआ। बीजेपी ने सबसे पहले तय कर दिया था, यही टिकट पहली सूची में था, और पहली सूची में जब ये टिकट हुआ उसके बाद से बगावत की बहार वहाँ शुरू हो गई। और राजपाल सिंह शेखावत जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता और एक ऐसे चेहरे भी हैं कि जिनको सदन में दिखना चाहिए, क्योंकि वो एक ईमानदारी और कहा जा सकता है कि उस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं जो एक राजनीति में एक अलग तरह का लीडर करता है, वो डिज़ायर पॉलिटिक्स नहीं करते। लेकिन टिकट कट गया, उन्होंने बगावत कर दी। आशुतोष सिंह सुरपुरा जो काफ़ी टाइम से वहाँ मेहनत कर रहे हैं, उनका भी टिकट कट गया, उन्होंने बगावत कर दी। तो ये दो चेहरे, दोनों ही राजपूत चेहरे, और निश्चित तौर पर बीजेपी का चेहरा भी राजपूत है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नया चेहरा है, पैराशूटी लैंडिंग है झोटवाड़ा में, हालांकि उनका घर झोटवाड़ा में है, लेकिन वो टिकट चाह रहे थे, इसको लेकर अंदाज़ा नहीं था क्योंकि उनके नाम और भी कुछ सीटों से चल रहे थे जी। अब झोटवाड़ा से वो आ गए हैं। तो सबसे पहले तो राठौड़ को अपना कुनबा दुरुस्त करना है, क्योंकि मेरी बात से ऐश्वर्य भी एग्री होंगे कि जो वहाँ का निचले स्तर का झोटवाड़ा का बीजेपी का काडर है, जो कार्यकर्ता है, वो राजपाल सिंह का समर्पित कार्यकर्ता रहा है बरसों से। और आपको ध्यान ही होगा, पहले भी राजपाल सिंह वहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, और राजपाल सिंह की जो टीम की क्वालिटी भी यही है कि वो अपने लीडर का साथ नहीं छोड़ती। नहीं, कल इनमें से कोई चेहरा बाहर हो सकता है या ये चेहरे चुनाव लड़ेंगे तय है? देखिए, दवा पूरी तरह है और ऐश्वर्य ज़्यादा बताएंगे। कुछ कहना चाहते? देखिए विजेंद्र, राजपाल सिंह शेखावत ने मीटिंग रखी है और मीटिंग लगभग शुरू होने वाली है, और राजपाल सिंह शेखावत लगभग हो सकता है कि अपना नामांकन वापस ले ले। एक संभावना है। संभावना का कारण ये कि प्रहलाद जोशी 3 स्थानों पर गए, अरुण चतुर्वेदी को मनाने गए, अशोक परनामी को मनाने गए और वसुंधरा राजे से भी जाकर मुलाकात की। अब सबसे रोचक बात यह है कि अशोक परनामी का भले ही खुद का टिकट कट गया हो, लेकिन उन्हें भी इस बात के लिए मनाने गए कि आप राजपाल सिंह शेखावत को समझाइए। अब अशोक परनामी राजपाल सिंह शेखावत को इस हाल में कैसे समझाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है जी। और इस बड़े प्रश्न का उत्तर यह है कि आशुतोष सिंह सुरपुरा है, वो मुझे नहीं लगता कि अब हाथ पीछे करेंगे। आशुतोष सिंह सुरपुरा मैदान में रहेंगे, लेकिन राजपाल सिंह शेखावत को अभी फैसला करना है। और ऐसे में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ बीजेपी की जो टीम लगी हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो वोटर बढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है, और भारतीय जनता पार्टी का वोटर बढ़ा है तो ऐसे में आपकी जीत सुनिश्चित है। और समझाया भी यही जा रहा है कि जो बीजेपी का बागी है वो वापस से अपने जगह आ जाए, वरना दिक्कत होगी, पार्टी से निकाले भी जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं बड़े पद का या सत्ता आने पर कहीं ना कहीं किसी जिम्मेदारी के लिए। योगेश जी, ठीक है, झोटवाड़ा विधानसभा, वो विधानसभा जहां झोटवाड़ा आपको नजर नहीं आएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि ये जो सीट है, झोटवाड़ा विधानसभा सीट, ये कई उम्मीदवार वहां से टिकट चाह रहे थे। कांग्रेस में वहां पर बहुत मजबूती से नाम था, अगर लालचंद कटारिया नहीं लड़ते तो 2 नाम बहुत मजबूती से थे, राजेश चौधरी का नाम था और मुकेश वर्मा का नाम था। दोनों को टिकट नहीं देकर और वहाँ पर टिकट दे दिया अभिषेक चौधरी को, क्योंकि यूथ कांग्रेस के डेलीगेट अभिमन्यु पूनिया को जब टिकट दिया गया संगरिया में, तो उसका रिएक्शन यहाँ हुआ, गहलोत कैंप में हुआ, डोटासरा कैंप में हुआ, तो उन्होंने अभिषेक चौधरी को टिकट दिया, जो मूल रूप से जोधपुर डिवीज़न के रहने वाले हैं। अब वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं,
एनएसयूआई का प्रेसिडेंट वैसे तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि वो एक प्रादेशिक ठीक है। स्तर के बीच में मेरा एक सवाल छोटा सा, योगेश जी, क्या लालचंद कटारिया मैदान में जुट गए अभिषेक चौधरी के समर्थन में? एनर्जी लेवल उनका वही है क्या जो हमेशा रहता है? लालचंद कटारिया नहीं जुटे हैं। अब सुनिए आप मेरी बात, जो नहीं जुटे हैं तो एक बड़ी चर्चा है जो लगातार सियासी गलियारों में चल रही है। आपने खबर चलाई, आगे की चर्चा, जयपुर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसी चर्चा सियासी गपशप है। क्योंकि हम आज उनकी बात करें जो अपनी पार्टी से निकलकर निर्दलीय मैदान में है। सवाई माधोपुर का रुख करते हैं। यहां से बीजेपी ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मैदान में उतारा। राज्यसभा सांसद हैं, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए सवाई माधोपुर भेज दिया है। कांग्रेस ने अपने टिकट को रिपीट किया, दानिश अबरार को एक बार फिर से मैदान में उतारा, लेकिन यहां बीजेपी से बागी हो गई आशा मीणा, जो लगातार तैयारी कर रही थी और उन्होंने एक बड़ी सभा भी वहां की। ऐश्वर्या, आशा मीणा पर्चा वापस लेंगी या नहीं लेंगी, पहला सवाल। दूसरा, अगर नहीं लेंगी तो कितने बीजेपी के वोटों का डाइवर्जन है जो होता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, आशा मीणा के जो पति हैं वो प्रशासनिक अधिकारी हैं। आशा मीणा के जीजाजी बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं और पूरी फैमिली में कई लोग आईएएस, आईपीएस या अन्य जो जॉब्स होते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के या फिर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के, उनमें है। तो आशा मीणा को जब टिकट नहीं मिला, उससे पहले आशा मीणा को थोड़ा सा किसी ने आश्वस्त किया था, मैं यहां जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आशा मीणा को समझाइश की कोशिश की गई। किरोड़ी लाल मीणा ने भी समझाया। किरोड़ी लाल मीणा कह भी चुके हैं, आशा मीणा के समर्थकों को अप्रत्यक्ष रूप से एक मैसेज उन्होंने दे दिया है कि उन्होंने अपने आप को बता भी दिया है और उन्होंने अपनी नई सियासत को भी सामने रख रखा है कि उनकी किस तरीके की सियासत है। किरोड़ी लाल मीणा के लिए खुद दिया कुमारी वहां मैदान में गई, जो कि वहां से विधायक रही है। किरोड़ी लाल का एक अंदाज बदला है और उस अंदाज के बदलने से किरोड़ी लाल थोड़ा प्लस होते जा रहे हैं, लेकिन आशा मीणा भी अपने आप को प्लस मान रही है। आशा मीणा का यह मानना है कि मैं यहां से निर्दलीय ताल ठोकूंगी, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल अब यह बन रहा है कि दो मीणा, जिनमें आशा मीणा और किरोड़ी लाल मीणा, क्या आशा मीणा किरोड़ी लाल को नुकसान करेगी या आशा मीणा खुद फायदे में रहेगी या फायदा दानिश अबरार को मिलेगा? बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन एक उम्मीद, आखिरी उम्मीद वापस लेगी या नहीं? एक आखिरी उम्मीद है आशा मीणा के नामांकन वापस लेने की। कोई एक शिकायत जैसी बात सामने आई थी कि उनकी शिकायत कर दी, उनके परिवार की किसी ने शिकायत कर दी, तो वो शिकायत का जब सॉल्यूशन हो जाएगा और पुख्ता तरीके से कोई भाजपा नेता उन्हें आश्वस्त कर देगा तो संभवतः वो बैठ भी सकती है। अब इंतजार है कि वो बैठती या नहीं। यदि वो बैठ गई तो किरोड़ी लाल मीणा बहुत बड़ा प्लस कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। ठीक है, मसेड़ी का रुख करते हैं। मसेड़ी से बीजेपी ने सुखराम कोहली को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने संजय जाटव को मैदान में उतारा और यहां खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट काट दिया गया और वो निर्दलीय बागी के तौर पर मैदान में। उन्होंने बाकायदा आरोप भी लगाए कि इस सीट को बेच दिया गया है और जो संजय हैं, इससे पहले करौली धौलपुर सीट से वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, मनोज राजौरिया से चुनाव हार चुके हैं योगेश जी, क्योंकि एक सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया और उन्होंने सीधा कहा कि भाई मैं सचिन गुट से था इसलिए मेरा टिकट काट दिया गया, मैं 25 सितंबर को गहलोत कैंप में नहीं था इसलिए मेरा टिकट काट दिया गया। उनके होने और नहीं होने से क्या फर्क पड़ेगा इस सीट? देखिए, 102 विधायक जो गहलोत कैंप में थे जब बाड़ेबंदी पहली बार हुई, खिलाड़ी लाल बैरवा उस बाड़ेबंदी में थे, बाद में वो अलग हुए और धीरे धीरे सचिन पायलट कैंप से नज़दीकी उनकी बढ़ गई। लेकिन खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट कटना अचरज भरा इसलिए भी है क्योंकि खिलाड़ी लाल बैरवा की रसूखात दिल्ली में अलग तरह के, वो सांसद रह चुके हैं करौली धौलपुर के और दिग्विजय सिंह के बहुत नज़दीक हैं, बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, उनके बहुत नज़दीक है और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो ऐसे में उनका टिकट कटा क्योंकि संजय जाटव को 8 सिविल लाइन से एश्योरेंस मिला था और गोविंद डोटासरा रंधावा से भी एश्योरेंस मिला था। उसके बाद संजय जाटव को लग रहा था एक जाटव और वहाँ था मुकाबले में। और मैं आपको बताऊं कि मेरी इस बारे में खिलाड़ी लाल बैरवा से जब बात हुई तो मैंने उनको कह दिया था कि आपका टिकट खतरे में पड़ चुका है जी, और वो इस बात के लिए प्रिपेयर थे और उनका मन भी ये था कि यार क्या करना है चुनाव लड़के। अच्छा, इसकी कितनी संभावना है कि सचिन पायलट को कहा जाए कि भाई आप उनको मनाइए, उनको बैठाइए? ऐसा होगा नहीं, मैं आपको बता दूं, खिलाड़ी लाल बैरवा अपनी मर्जी का मालिक है, वो चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे और नहीं बैठने की इच्छा तो नहीं बैठेंगे। ये जरूर है कि जो बसेड़ी का जो गुजर मतदाता है, जो सचिन पायलट को फॉलो करता है या उनका समर्थक है, वो खिलाड़ी को के साथ जाएगा, इसकी प्रबल संभावना है। और खिलाड़ी लाल बैरवा जो है, संजय जाटव नए चेहरे हैं, आपको ध्यान होगा कि संजय जाटव के कारण
खिलाड़ी लाल बैरवा का लोकसभा का टिकट भी कटा हुआ है जी। तो दोबारा लोकसभा उनको नहीं मिला था, हालांकि उस मतलब सक्रियता के साथ उन्होंने टिकट नहीं मांगा था, लेकिन वो भी एक संजय जाटव ने उस समय भी खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट कटवा दिया था जी। और अब इस बार विधानसभा का भी टिकट कटवा दिया। ठीक। और बीजेपी ने पुराने चेहरे पे दाव खेला है, सुखराम कोहली पे, वो पहले भी विधायक रहे हैं और सरल अंदाज उनका रहा है। ठीक है, राजगढ़ का रुख कर लेते हैं। राजगढ़ से बीजेपी ने बन्नाराम मीणा को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने मांगीलाल मीणा को। यहां सूरजबान धान का एसपी से हैं, लेकिन जौहरीलाल मीणा कांग्रेस से बागी हो गए। कांग्रेस के ऊपर टिकट बेचने का आरोप लगाया। मांगीलाल पर भी आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए और टिकट ले गए। हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, जरा ये बताइए कि जौहरीलाल मीणा क्या बैठ जाएंगे? पहली संभावना ये बताइए कितनी है? दूसरा, अगर वो नहीं बैठे तो कितना नुकसान करेंगे, ये बताइए। देखिए विजेंद्र, जौहरीलाल मीणा उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि ये उनके लिए अंतिम इलेक्शन होता वैसा भी, और उन्होंने इलेक्शन से पहले जब टिकट के लेकर के जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी उस दौर में भी उन्होंने कहा था कि मेरे को अंतिम बार ये चुनाव लड़ना है तो मेरे को मौका दिया जाए। और निश्चित तौर पर जनाधार वाले नेता हैं, लेकिन राजगढ़ एक ऐसी सीट रही है जो एक अलवर का कुछ हिस्सा, कुछ थानागाजी का कुछ हिस्सा, कुछ कठूमर क्षेत्र का कुछ हिस्सा, सारा जो चारों तरफ, इधर हम अगर बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उसका कुछ हिस्सा उससे लगता है। जातीय समीकरण निश्चित तौर पर, देखिए मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन जौहरीलाल मीणा की जहां तक बात करें कि जौहरीलाल मीणा अगर नहीं बैठते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा भी, और उन्होंने एक बात और कही कि जिस तरह के वो जो पूरा मामला हुआ, जो कानूनी प्रक्रिया चली, जिस तरह से उनके बेटों के ऊपर आरोप लगे, उनके ऊपर आरोप लगे, तो उन्होंने कहा आरोप अपनी जगह, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। और उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया था उस दौर में। उन्होंने कहा कि मैं इस उम्र के इस पड़ाव पर हूं, क्या मैं इस तरह के कृत्य कर सकता हूं? देखिए, एक भावनात्मक कार्ड वो खेलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक मिश्रित व्यवस्था बनी हुई। कहीं ना कहीं वहां किरोड़ीलाल मीणा की भी मीणाओं के ऊपर छाप है। वहां पर मुरारीलाल मीणा जो है वो लड़ते दौसा से हैं, लेकिन उनका भी उस क्षेत्र में रसूख रहा है। गोलमा देवी वहां पहले अटेम्प्ट कर चुके, तो निश्चित तौर पर एक इस तरह के समीकरण बनना जिसमें कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन यह तय है कि अगर जौहरीलाल मीणा नहीं बैठते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों को ही नुकसान हो सकता है। ऐश्वर्या, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे कहकर बड़ी वेदना भी होती है किसी भी व्यक्ति को। मुझे एक चीज याद आती है, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के पक्ष में नहीं हूं, किसी भी पार्टी के, मैं स्वतंत्र रूप से बता रहा हूं। मैंने उस बच्ची की स्थिति देखी थी और उस पिता की स्थिति देखी थी, मेरे आंखों से देखी थी। जब मैंने उनसे बातचीत की तो मेरी आंखें भर आई थी कि आखिरकार उसकी गलती क्या थी। बस गलती ये थी कि जिनसे जो सारा विवाद था, जिसके ऊपर आरोप लगा, वो विधायक का पुत्र था। तो संभवतः अशोक गहलोत बेहद संवेदनशील हैं, उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई होगी या कांग्रेस के नेताओं ने दिखाई होगी, और इसी कारण से टिकट कटा था। ये सारा मामला योगेश शर्मा भी अच्छे तरीके से जान पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं कि पूरा माजरा क्या था। लेकिन वहाँ पे एक बात और है, वहाँ दोनों पार्टियों में फूट है। उधर समरथलाल मीणा के बेटे विजय का टिकट कट गया, उधर विवाद है, असंतोष है बन्नाराम मीणा को लेकर। किरोड़ीलाल मीणा का भी अपना एक इशू है, पुराना इशू है कि कितना वो पसंद करते हैं डॉक्टर साहब। यहाँ पर सूरजबान धान का भी निर्णायक पिछली बार याद है, विधायक रह चुके समाजवादी पार्टी से, और बड़ा साइकिल से आते थे, आपको याद हो तो उस वक्त। और माली फैक्टर बड़ा फैक्टर है वहाँ। माली और ब्राह्मण, ये दो जातियाँ वहाँ मोटे तौर पर, और ख़ास तौर से बैरवा भी है वहाँ पर बड़ी संख्या में। ठीक है, लेकिन माली बड़ी संख्या में। ठीक है, डीडवाना का रुख करते हैं, क्योंकि डीडवाना अपने आप में एक हॉट सीट हो सकती है, क्योंकि जितेंद्र सिंह जोधा बीजेपी से मैदान में है। कांग्रेस ने एक बार फिर से रिपीट किया है, चेतन डूडी को टिकट दिया है, लेकिन जिस चेहरे ने बागी के तौर पर ताल ठोकी है वो बीजेपी का एक प्रमुख चेहरा रहा करते यूनुस खान। यूनुस खान डीडवाना से बीजेपी का खाता खोलने वाले एकमात्र नेता हैं। उन्होंने डीडवाना से बीजेपी को 2 बार जीत दिलाई, 4 बार बीजेपी के प्रत्याशी रहे, इकलौते राजस्थान में बीजेपी के मुस्लिम चेहरे, राज्य समर्थक माने जाते हैं। बीता चुनाव उनको टोंक से सचिन पायलट के खिलाफ लड़वा दिया था और इस बार उनको टिकट ही नहीं दिया गया। योगेश जी, क्या सिर्फ मुस्लिम को टिकट नहीं देना, उस वजह से यूनुस खान का टिकट कट गया? देखिए, ये पॉलिसी मैटर है। मध्य प्रदेश में भी नहीं दिया गया, छत्तीसगढ़ में भी नहीं दिया गया, राजस्थान में भी पिछली बार दिया था तो वसुंधरा राजे के प्रभाव के कारण उन्होंने बहुत कोशिश करके वो टिकट लिया था, लेकिन टोंक जाना पड़ गया था यूनुस खान को। और मैं आपको बताऊं, यूनुस खान चुनाव लड़ने में मास्टरमाइंड है। उनकी चुनाव लड़ने का स्टाइल अपने आप में यूनिक है। और अभी डीडवाना में आप चुनाव देखिएगा किस तरह का चुनाव होता है। उन्होंने खुद के ऊपर तो लिया ही नहीं कि मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। आप देखिए उनके सारे जो अभी तक के भाषण है या जो पब्लिक मीटिंग है, उन्होंने पब्लिक पे छोड़ दिया और पब्लिक के उम्मीदवार बनकर वो वहाँ पर आ गए। और डीडवाना में जो मतलब आप साफ साफ ये कह रहे हैं कि वो पर्चा वापस नहीं ले रहे हैं?
बिल्कुल नहीं लेंगे, और पर्चा वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। उन्होंने, आपको ध्यान है, उन्होंने कहा कि मेरे पास सभी पार्टियों के ऑफर थे। कांग्रेस का ऑफर था कि नागौर से लड़ लो जी, लाडनू से लड़ लो, कई ऑफर कई तरह के थे, आरएलपी तक ने ऑफर दिया। इसमें खास बात और है विजेंद्र, यूनुस खान को लेकर कहें तो कि जो डीडवाना जो सीट है उस पर अब तक अगर मुस्लिम के तौर पर कोई जीता है तो यूनुस खान ही 2 बार जीता है, अदरवाइज वहां से कभी कोई मुस्लिम नहीं जीता। तो ये बड़ा फैक्टर है, और उन्होंने उस क्षेत्र में लगातार काम किया, भले ही वो टोंक पिछली बार उनको टोंक जाना पड़ा। आज जिला बना डीडवाना तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से था वहाँ, पहले से ही जिले जैसा लगता है, पहले से ही जिले जैसा था डीडवाना अपने आप में। और उसका क्रेडिट यूनुस खान को जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, हमको ऐश्वर्य को तो अच्छी तरह पता है, धौलपुर बाई इलेक्शन यूनुस खान ने वहाँ पर अपना खुद का कंट्रोल रूम बनाया था और बीजेपी वो चुनाव जीती थी। और ये शोभा रानी कुशवाहा पहली बार बीजेपी के टिकट पर वहाँ लड़ी थी। और यूनुस खान की पूरी एक रात की घटना बताता हूँ मैं, करीब 1 बजे की। यूनुस खान रात को मुस्लिम मोहल्ले में जनसंपर्क कर रहे थे और अब्दुल मजीद खान जो पूर्व विधायक है उनके घर पहुँच गए, और वो खुद विधायक साहब वहाँ मौजूद नहीं, और यूनुस खान जी उनके घर पे बैठ के और वहाँ से निकल भी गए। और जो उनका तरीका है यूनुस खान का वो डिफरेंट है, बहुत दिमाग से वो काम करते हैं और अपने आप में। और एक सबसे बड़ी बात अभी कह रहे हैं यहाँ मुकाबला चेतन डूडी वर्सेस यूनुस खान होगा। बिल्कुल 100% होगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। आपको पता है कि जो बीजेपी का जो टिकट है ये जितेंद्र जोधा, जब यूनुस खान का टिकट कटा था तब यूनुस खान के रिकमेंड पे बीजेपी ने उस वक्त पिछले चुनाव में टिकट दिया गया था। ये पार्षद थे उस समय, और जब ये टिकट मिला, ये रावणा राजपूत है, इनको टिकट दिया गया था। तो वहाँ पर क्या है, जाट वर्सेस अदर्स का जो वोट बैंक है जिसमें मुस्लिम प्लस करते हैं, उस वोट के हिसाब से वहाँ पर यूनुस खान की जीत होती है। अब चेतन डूडी के कारण जिला बना है, तो चेतन डूडी रूपाराम डूडी के लड़के हैं और उनका अपना प्रभाव है, जाट वोट बैंक बड़ी तादाद में वहाँ पर है। अब देखते हैं क्या रहता है। लेकिन इसमें एक खास बात है, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा विजेंद्र। देखिए, अगर यूनुस खान वहाँ जीतते भी हैं, अब वो तो समीकरण किस तरह के होते हैं, तो इस पर भाजपा उसको लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है, भाजपा की पेशानी में ज्यादा बल नजर नहीं आ रहे हैं। जी ठीक है, चित्तौड़गढ़ का रुख करते हैं क्योंकि ये भी हॉट सीट है। नरपत सिंह राजवी बीजेपी से कैंडिडेट बनाए गए हैं, उनको जयपुर से वहां भेजा गया है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह जाड़ावत मैदान में है, जो टिकट मिलने से 1 दिन पहले तक कह रहे थे कि जनता फैसला करेगी अगर टिकट नहीं मिला तो। और चंद्रभान सिंह आक्या जो वहां के वर्तमान विधायक हैं और वो बीजेपी से बागी हुए हैं। वहीं बीएसपी से रामेश्वर बैरवा है, लेकिन हम चंद्रभान आक्या की बात कर रहे हैं। ऐश्वर्या, क्योंकि एक प्रमुख चेहरे हैं नरपत सिंह राजवी और उनके बीच द्वंद्व शुरू हो गया, समझौता नहीं द्वंद्व शुरू हुआ वहां पर बयानों के जरिए। आपको लग रहा है कि चंद्रभान सिंह आक्या बैठेंगे, इसके 2% चांसेस भी? देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही है कि याद कीजिए कि जब राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कटा था तो एक उम्मीद भरी निगाहों से उनके समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के लोग और राजनीतिक विश्लेषक ये देख रहे थे कि कहीं सिविल लाइन्स से मौका मिल जाए, और कोशिश भी होती है, इस बात में इससे कोई इनकार भी नहीं किया कर सकता कि सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने लड़वा दीजिए। लेकिन ऐसा ही नज़ारा यहां नजर आया जब अचानक से नरपत सिंह राजवी का टिकट कटता है। जब नरपत सिंह राजवी का टिकट कटा तो जब बंद कमरे में चर्चाओं का दौर चला, तो अरुण सिंह जब मनाने के लिए गए उससे पहले नरपत सिंह राजवी का वीडियो आ गया था और उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला सभी को पता है, वो वीडियो भी जारी हो गया था। तो उसके बाद मनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये था कि अब दूसरी और कौन सी सीट है जिसे बिगाड़ें। तो ऐसे में किसी इंटेलिजेंट राजनेता ने ये सलाह दी, कोर टीम के प्रमुख राजनेताओं ने बताया कि नरपत सिंह जी की तो पुरानी सीट चित्तौड़गढ़ थी, तो इन्हें चित्तौड़गढ़ भेजा जाए। तो उस वक्त चंद्रभान सिंह आक्या के पास एक ऑप्शन था, वो ऑप्शन था राजसमंद सीट, जहां से दिया कुमारी यहां पर लड़ रही है। लेकिन चंद्रभान सिंह आक्या नहीं चाहते थे कि मैं राजसमंद सीट पर भी जाऊं या कोई मनाए मुझे, वो सिर्फ और सिर्फ वहीं से लड़ना चाहते थे। उसका कारण है चंद्रभान सिंह आक्या वहां से लगातार विधायक रहे हैं, तो उन्हें उम्मीद थी कि उनकी उम्मीदों पर कुठाराघात ना हो। यही कारण था कि चंद्रभान सिंह आक्या आए, लेकिन इस चीज को पूरी सियासत से जोड़ दिया गया। यहां पर सीपी जोशी पर आरोप लगा दिए गए, यहां पर राजेंद्र राठौड़ पर आरोप लगा दिए गए, यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत पर, यहां पर चूंकि और दिग्गज थे चंद्रशेखर, अरुण सिंह, सब पर किसी ने किसी पर ज्यादा लगाया तो किसी ने किसी पर कम लगाया। लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरीके से बनी कि उन परिस्थितियों में कहा जाए तो चंद्रभान आक्या का टिकट कर दिया। उन्हें अब समझाया भी जा रहा है, उन्हें मनाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। योगेश जी कुछ देखिए, सुरेंद्र जाड़ावत की स्थिति अब अलग तरह की है। यहाँ पर उनकी अपनी टीम है, उनका अपना
वोट का जो बेस है वो मौजूद है। और पहले भी 2 बार वो विधायक रहे हैं। चंद्रभान आख्या से उनका परंपरागत जो मुकाबला रहा है। अब अगर चंद्रभान आख्या नहीं बैठते और नरपत सिंह राजवी भी खड़े रहते हैं तो कांग्रेस, राजवी तो खड़े ही रहेंगे। हाँ, नरपत सिंह राजवी, हाँ, चंद्रभान आख्या अगर नहीं बैठते हैं नरपत सिंह राजवी मैदान में, तो यहाँ पर कांग्रेस को एज मिल सकता है, प्लस मिल सकता है। ये बहुत, क्योंकि ये क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक सेट वोट बैंक है। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को फायदा हो सकता है निश्चित तौर पर। तीनों 2 बार विधायक रह चुके हैं, नरपत सिंह 2 बार विधायक। लाडपुरा का रुख करते हैं। लाडपुरा से बीजेपी ने कल्पना देवी को फिर से मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने नईमुद्दीन गुड्डू को फिर से मैदान में उतारा है, और जो एक चेहरे थे भवानी सिंह राजावत, वो निर्दलीय बीजेपी से बागी होकर मैदान में। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ बोला भी है। निर्मल जी, क्या वाकई में लग रहा है कि वो वापस से मैदान से पर्चा वापस लेंगे या लड़ेंगे चुनाव? देखिए, भवानी सिंह राजावत एक समय ऐसा था जब वसुंधरा राजे के बहुत विश्वस्त रहे थे और 3 बार उन्होंने लगातार वहां पर चुनाव भी जीता लाडपुरा से। उसके बाद अचानक से 2018 में परिस्थितियां बदलती हैं और उसके बाद कल्पना देवी को वहां से लाया जाता है, चुनाव जीतती भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के प्रयास में लगातार भवानी सिंह राजावत इस बात के प्रयास में थे कि उनको एक बार मौका दोबारा से दिया जाए। हालांकि जो राजनीतिक अस्थिरता का एक दौर चला बीच में, इस तरह से बहुत सारी बातें सामने आई कि किसका नेतृत्व रहेगा, कौन उसमें प्रभावी रहने वाला है, उन सब को लेकर के कहीं ना कहीं उनके मन में कसक जरूर थी कि उन्होंने पार्टी की एक लंबे समय तक सेवा की है, 3 बार लगातार विधायक रहे, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं हुआ कि वो हारे वहां से। तो भवानी सिंह राजावत पीछे हटने जैसी स्थिति में लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐश्वर्य ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता जरूर है कि अगर वसुंधरा राजे अगर उनको मनाने की कोशिश करें या उस उनसे किसी तरह की बातचीत होती है तो हो सकता है वो पीछे हटें, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें तो बड़ा मुश्किल लगता है कि भवानी सिंह राजावत तो साफ ही मना कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल नहीं मानेंगे, और वो इस उम्मीद में थे कि उन्हें डर लग रहा था। योगेश जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और मेरी बात को स्वीकार भी करेंगे कि वो उम्मीद करके चल रहे थे। भवानी सिंह राजावत के जो साथी लोग हैं वो सोचकर चल रहे थे कि काश नईमुद्दीन गुड्डू को या उनके परिवार को मिल जाए, हिंदू को ना मिले। यदि हिंदू को मिलता तो वो बैठ सकते थे। अब ऐसे में भवानी सिंह राजावत का साथ पीछे से दूसरे लोग भी दे रहे हैं जो कि कल्पना देवी को वहां से रवाना करवाना चाहते हैं, क्योंकि राज परिवार को लेकर वहां का जो आम कार्यकर्ता है उनकी एक दलील होती है। कोटा की सियासत बड़ी अलग है। कोटा की सियासत राजस्थान में बिल्कुल डिफरेंट सियासत है, और कहा जाए तो एकदम फायर ब्रांड लोग होते हैं। कार्यकर्ता वहां है ही नहीं, कोई नेता ही होते हैं वो ज्यादातर। सबसे बड़ी बात है वहां पर, जैसा झोटवाड़ा सीट है वैसे लाडपुरा विधानसभा में भी लाडपुरा नहीं आता। लाडपुरा नाम की कोई जगह नहीं, केवल विधानसभा सीट का नाम है। और भवानी सिंह राजावत फायर ब्रांड लीडर है, कितना वो नुकसान पहुंचा पाएंगे। यहाँ नईमुद्दीन गुड्डू को टिकट देने का भी कांग्रेस में विरोध है, क्योंकि लगातार उनको हार के बावजूद टिकट दिया गया। शांति धारीवाल के बहुत नज़दीक है, टिकट भी वो ले आए। उम्मीद थी कि उनके परिवार से किसी को मिलेगा, लेकिन उन्हीं को टिकट दिया गया। और रिवर फ्रंट पर जिस तरह काम हुआ, धारीवाल ने जिस तरह काम किए, तो यहाँ पर उस वोट बैंक का असर भी यहाँ लाडपुरा में हो सकता है। लाडपुरा में भी काफ़ी काम हुआ है और वो भी सब शांति धारीवाल की इस सीट पर हिंदू मुसलमान से इतर विकास हावी हो सकता है। सर, हिंदू मुसलमान से अलग, और यहाँ भवानी सिंह राजावत के आने से भारतीय जनता पार्टी को तो झटका लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई दौरा ही नहीं। ठीक है, अजमेर उत्तर का रुख करते हैं। वासुदेव देवनानी एक बार फिर से बीजेपी के चेहरे हैं, लंबे वक्त से वो इकलौते ही चेहरे यहाँ पर, और इसी की वजह से कुछ जो चेहरे खुद को समझ रहे थे वो निर्दलीय मैदान में आ गए। कांग्रेस ने यहाँ महेंद्र सिंह रालावता को मैदान में उतारा, जबकि ज्ञान सारस्वत निर्दलीय बागी हो गए हैं। सुरेंद्र सिंह शेखावत यहाँ निर्दलीय बागी हो गए। ऐश्वर्या, इन दोनों बागियों के बारे में बताइए, इनमें से किसके बैठने की संभावना है, किसकी नहीं है, और इससे वासुदेव देवनानी के वोट बैंक पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, सुरेंद्र सिंह शेखावत को अजमेर में बहुत जर्नलिज्म किया है, वहाँ की राजनीति को योगेश जी अच्छे से समझते हैं। लेकिन सुरेंद्र सिंह शेखावत का जो मिजाज है वो बैठ सकते हैं, लेकिन वो आसानी से बैठेंगे नहीं। बैठने का उनका तरीका यह है कि पार्टी के प्रमुख लोग उनको कोई आश्वासन दें, मजबूत तरीके से उनसे बात करें, तो संभावना है बैठने की। लेकिन यहाँ लड़ाई दूसरी है। यहाँ पर लड़ाई जो है वो पीछे से जो वार किया जा रहा है। वहाँ अजमेर की सियासत बहुत घातक सियासत है, वहाँ पर कूटनीति ज़्यादा चलती है राजनीति की बजाय। तो वहाँ पर भाऊ को रवाना करने की एक सियासत है कि भाऊ को कैसे रवाना किया जाए। हालांकि भाऊ का आखिरी चुनाव इसे माना जा सकता है। क्या कहेंगे आप योगेश? देखिए, सुरेंद्र सिंह शेखावत अजमेर नगर परिषद के चेयरमैन रहे और उनका हमेशा से विरोध रहा देवनानी से। देवनानी की जब एंट्री होती है अजमेर की पॉलिटिक्स में, उदयपुर यही कारण है कि अनीता भदेल और उनके और आपको एक ही जो कह रहे प्रमुख नेता ही
की बात मान सकते हैं, तो राजस्थान की राजनीति में एक ही प्रमुख नेता है, भूपेंद्र यादव, जिनकी बात सुरेंद्र शेखावत मान सकते हैं। दोनों एक साथ पढ़े हैं, दोनों एक बैच के रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में, और सुरेंद्र सिंह शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के प्रेसिडेंट रहे हैं, भूपेंद्र यादव वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। उस ज़माने से दोनों की अटूट दोस्ती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ज्ञान सारस्वत आ गए। अभी जो देवनानी विरोधी धड़ा है वो ज्ञान सारस्वत के साथ पूरी तरह लगा हुआ है। ज्ञान सारस्वत लगातार वहाँ 3-4 बार से पार्षद है, और एक तरह से कहा जाए तो एक बहुत ही अलग तरह की इमेज, बहुत सरल और संजीदा किस्म का वो व्यक्तित्व है, और वही सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर बने हुए हैं देवनानी के लिए। वासुदेव देवनानी लेकिन बहुत कलाकार हैं, राजनीति के धुरंधर हैं। उन्होंने ओंकार सिंह लखावत को भी अजमेर से बाहर कर दिया था, और यहाँ महेंद्र रलावता पिछली बार बहुत अच्छे वोट लेके गए। इसमें योगेश मेरा भी एक सवाल ये था और आपसे था कि उसमें सिंधी समाज का बड़ा रोल रहा है। अजमेर नॉर्थ की बात करें तो बड़ा बाहुल्य रहा है उनका, वहाँ से लेकर नसीराबाद तक, और इधर अगर विजयनगर गुलाबपुरा की बात करते हैं तो सब लोग उनके सपोर्ट में, और क्योंकि बेस उनका यही है, तो क्या लगता है इसका फायदा मिलेगा? हाँ, और निर्मल जी मैं आपको बता दूँ, इसकी ये भी एक भ्रांति में दूर करता हूँ कि अजमेर जो नॉर्थ है वहाँ से ज़्यादा सिंधी अजमेर साउथ में है। मतलब देवनानी को टिकट देने का फायदा अनीता बघेल को अजमेर, उसके अंदर यही कारण था कि अनादि को लाने की जो बात कांग्रेस पार्टी में उठी थी, उसका कारण ये था कि दोनों सीटों को बैलेंस करे। लेकिन अनादि के जो बोल थे, जो उनके भाषण थे, वो मुस्लिम्स को नाराज कर रहे थे, और इस सीट पर अजमेर नॉर्थ पर मुस्लिम बड़ी संख्या में है, तो ये अपने आप में कांग्रेस को प्लस करता है। 1-2 सीट का और डिस्कशन कर लेते हैं। शाहपुरा से लालाराम बैरवा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने नरेंद्र कुमार रैगर को उतारा है, जबकि कैलाश मेघवाल निर्दलीय बीजेपी से बागी हो गए। विधानसभा की जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। हालांकि अपने बयानों की वजह से हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे और उन पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन ऐश्वर्या, क्या संभावना तो मैं इसमें तलाश ही नहीं रहा कि शायद वो अपना पर्चा वापस लेंगे, तो ये बताइए, वो जितने मार्जिन के साथ जीतते आए आज तक, उसमें कुछ बीजेपी सेंध मार पाएगी? देखिए, यहां पर कैलाश मेघवाल जो हैं, कैलाश मेघवाल बड़ा नाम है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो इतने जिद्दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष थे तो हमने उन्हें देखा है। उसके अलावा जब वो मंत्री थे, मुझे याद है समाज कल्याण मंत्री भी वो रहे थे, तब से मैं उन्हें जानता हूं केंद्र में। वो जो चीज एक बार बोल देते हैं उससे आसानी से पीछे हटते नहीं है, हटते हैं तो फिर उनको मनाना पड़ता है। अब उन्हें मनाए कौन, ये अच्छे से आप समझ पा रहे हैं कि किसके मनाने से वो मानेंगे। लेकिन अब मुझे नहीं लगता वो मानेंगे, क्योंकि वो अक्सर ये कहते थे कि अभी तो मैं जवान हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरी इच्छा है चुनाव लड़ने की, और मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, आराम से भाषण दे रहा हूं। एक और बात है, वो विनेबल भी है, मतलब विनेबल भी सारी है, टीम उनकी अच्छे खासे मार्जिन के साथ आपको ध्यान है, सारी टीम उनकी है। जो वहां पर जो टीम काम करती है वो टीम ही उनकी है। आपको ताज्जुब होगा कि शाहपुरा की जिले की डिमांड केवल एक लेटर लिखा था कैलाश मेघवाल ने, उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वो जिला बना दिया। तो आप सोच सकते हैं, पूरा भीलवाड़ा विरोध में, रामलाल जाट विरोध में, धीरज गुर्जर विरोध में, उसके बावजूद शाहपुरा जिला बन गया। और आप सोचिए कि कैलाश मेघवाल को एक सौगात अशोक गहलोत ने दे दी, और ये जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, मुझे लगता हो सकता है उन्हीं की पसंद का हो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। एक और सीट डिस्कस कर लेते हैं, लूणकरण सर। सुमित गोदारा को बीजेपी ने एक बार फिर से मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने यहां राजेंद्र मूड को मैदान में उतारा है। लेकिन जिस चेहरे का जिक्र हम कर रहे हैं वो निर्दलीय कांग्रेस से बागी होकर मैदान में, नाम है वीरेंद्र बेनीवाल, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रहे। वहीं निर्दलीय के तौर पर प्रभुदयाल सारस्वत भी मैदान में है। लेकिन वीरेंद्र बेनीवाल के बारे में ऐश्वर्या आपसे और योगी जी आपसे मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त टिप्पणी। वीरेंद्र बेनीवाल बेहद विनम्र, सरल, सहज और मिलनसार, यही कारण था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया था। वीरेंद्र बेनीवाल का दिल इसलिए टूटा कि वो उम्मीद लगाकर चल रहे थे कि शायद इस बार मुझे पार्टी लाइन पर चलने का कुछ मिले, लेकिन इस बार उन्हें नहीं मिला। सर्वे में भी ऐसा माना जाता है कि वीरेंद्र बेनीवाल जो है उनका नाम लगातार चल रहा था, लेकिन ना जाने क्यों ऐसे व्यक्ति का जब टिकट कट गया, याद आता है कि उनसे कोई मिलने भी जाता था सचिवालय में तो बेहद ठंडे तरीके से, जब गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी होती थी तो लोगों को हमेशा प्रसन्न करके भेजते थे उनका काम। लेकिन ऐश्वर्या, उनके कहने से काम नहीं होते थे। बिल्कुल। और मैं उनके, क्योंकि मैं लंबे समय से उनके साथ रहा, उनके जब वो परिवहन मंत्री थे विजेंद्र, मेरे को उनके साथ रहने का बड़ा अवसर मिला। ये निश्चित तौर पर सही बात है कि वो बहुत ठंडे हैं, बहुत कूल है। अच्छा, आवाज में भी थोड़ी मिश्री है, आवाज में भी मिश्री है, लेकिन ये बात सही है योगेश ने जैसे कहा कि उनके कहने, उनका प्रभाव नहीं था एक्चुअली। तो उनका प्रभाव नहीं होने की वजह से वो डिपार्टमेंट में काम नहीं करा पाते थे। कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आज उनको निश्चित तौर पर टिकट के हकदार थे, 2 बार वहां से चुनाव लड़े, 2 बार जीते हैं वो वहां पर। लेकिन
कहने का मतलब ये है कि अगर उनका वहां एक जनाधार वाला, मतलब ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत ज्यादा जनाधार और लूण करंसन में कि वो निर्मल जी, उनके फादर भीमसेन जी वहाँ से कई बार एमएलए रहे और उस परिवार के आने के कारण उनका मुकाबला होता था उस जमाने में सुराणा जी से, माणकचंद जी सुराणा से बहुत रोचक मुकाबला होता था। और माणकचंद सुराणा की भी राजनीति एक बिल्कुल अलग राजनीति थी। कांग्रेस में वीरेंद्र बेनीवाल को राजपाल सिंह जी की तरह माना जाता है, ऐसे कहो, वो भी डिजायर पॉलिटिक्स में विश्वास है। जी और माणक सुराणा जी दोनों बार विधायक रहे हैं। अच्छा, आपको बता दो विजेंद्र जी, वीरेंद्र बेनीवाल राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे हैं और राजपाल सिंह शेखावत अध्यक्ष है, उनके नीचे उपाध्यक्ष रहे थे। अच्छा, और इस बार दोनों को ही टिकट नहीं मिला? इस बार दोनों को टिकट। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेश जी, ऐश्वर्या और निर्मल जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये कुल 53 निर्दलीय हैं कांग्रेस और बीजेपी से। कुछ का विश्लेषण आज हमने किया है क्योंकि कल हो सकता है इनमें से कुछ निर्दलीय के तौर पे ना रहे, वो पार्टी लाइन के साथ चलते नजर आए, लेकिन जो बच जाएंगे उनका विश्लेषण हम यहीं से करेंगे और बताएंगे कि जो बागी हैं पार्टी की नजर में और अपनी नजर में जो खुद को विनिंग कैंडिडेट मान रहे हैं, उनकी वजह से उस सीट पर किसके समीकरण किस तरीके से बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। नमस्कार।